इंग्लैंड पहली टीम बन गई है टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स ऑफ दिस वर्ल्ड कप। और अपनी टीम के बारे में क्या ही बोलें, एक और टेस्ट प्लेइंग नेशन के खिलाफ आपका मैच था एंड वो मैच भी आप हार गए हो। यानी इस टूर्नामेंट के अंदर हमने 2 टेस्ट प्लेइंग नेशन के खिलाफ मैचेस खेले, हम दोनों के दोनों मैचेस हार गए। सो इस बात को हमें कबूल करना चाहिए जो फिर टीवी पे लोग बोलते हैं कि हमारी टीम सिर्फ अच्छी है उन टीम्स के खिलाफ जो कि लोअर स्टैंडर्ड की टीम्स हैं। इसके अलावा हम लोग और कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं इस क्रिकेट के अंदर, ये हमारी रियलिटी है एंड ये हमने स्टैंडर्ड अपने सेट कर लिए ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। और आप फिर से उस इफ़ एंड बट वाली सिचुएशन में आके फंस चुके हो, फला टीम फला को हरा दे, हम दूसरी टीम को 400 रन से हरा दें तो हम क्वालिफाई कर जाएंगे। यही हमारा वतीरा रहा है ज़िंदगी भर से। हर टूर्नामेंट जब से हमने देखना शुरू किया है पाकिस्तान इसी सिचुएशन में आके फंसता है। चले गए तो चले गए, वरना आप डिजर्व नहीं करते हैं टू गो फॉरवर्ड। श्रीलंका से मैच होगा, आप हरा देंगे श्रीलंका को, क्योंकि श्रीलंका आपने खेली भी है। श्रीलंका इतनी कोई खास टीम नहीं है। श्रीलंका, बांग्लादेश, ये वो टीम्स है, जिम्बाब्वे, इन टीम्स के खिलाफ पाकिस्तान एक बहुत अच्छी टीम है। लेकिन जहाँ पे भी आपको वर्ल्ड रैंकिंग की ऊपर की टीम्स आपको दिखेंगी, पाकिस्तान इज़ नॉट एबल टू कम्पीट। एंड वो हमें पता है, जब आपकी 11 का कोई मतलब कॉम्बिनेशन ही बना हुआ नहीं है तो फिर आप कैसे कम्पीट करेंगे। आज फिर कदरे बेहतर 11 खिलाई, लेकिन अबरार अहमद जो कि इस विकेट के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रूशल होता, वो नहीं था आज। और क्यों नहीं था? क्योंकि उसका एक मैच बुरा गया। वो प्लेयर जिन्होंने 8-8 साल से बुरा करते हुए आ रहे हैं और आपके 1 साल पहले प्लान में ही नहीं थे, वो प्लेयर 1 महीने पहले वर्ल्ड कप के आते हैं, अपनी जगह बनाते हैं टू द वर्ल्ड कप स्क्वाड और वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, अभी भी खेल रहे हैं, अगले मैच में भी बाहर नहीं होंगे, पूरा वर्ल्ड कप खेलेंगे वो। सो कुछ नहीं हो सकता उस वक्त तक जब तक आप 11 ही सही सेलेक्ट ना करें। अबरार मस्ट हैव बीन इन द टीम एनीवेज। इस गेम के ऊपर बात करने को तो बहुत कुछ है, लेकिन दिल नहीं है बात करने का। पहली बात तो ये है कि ये जो मैदान था कैंडी का, आपको कल भी बात हुई थी हमारी, के बहुत ही अच्छी बैटिंग विकेट है ये। यहाँ पे बैटिंग के लिए बहुत साजगार चीज़ें होती हैं, अच्छा ग्राउंड है, छोटा ग्राउंड है, यहाँ पे बैटिंग अच्छी होगी, बाउंड्रीज लगेंगी। सो ऊपर से मैंने आपको ये भी बताया था कि ड्यू फैक्टर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा यहाँ पे। एंड आखिर में हमने देखा कि ड्यू फैक्टर की वजह से मुश्किल हो रही थी स्पिनर्स को हमारे। उस्मान तारिक का जो आखिरी ओवर आपने देखा होगा, बार बार टॉवल से बॉल सुखाया जा रहा था वो, लेकिन उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ यहाँ पे बैटिंग करना पाकिस्तान का पहले, वो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल ठीक डिसीजन था। हाँ, दुनिया में कोई और टीम होती वो बैटिंग करती तो मैं कहता कि बुरा डिसीजन है, लेकिन पाकिस्तान के हिसाब से, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर बैटिंग की पाकिस्तान ने, सो देयर वाज नो अदर ऑप्शन। क्योंकि अगर हमारी बॉलिंग अगली टीम को 155 पे भी रोक लेना तो हमारी बैटिंग इस काबिल नहीं है कि हम 155 भी कर पाए। हमारी जो लिमिट है ऑफ द चेज वो 140 है, ना उससे ऊपर है। नीचे हो जाए तो चलें ठीक है, हम लोग कर देंगे, लेकिन 140 वो भी हम जीतेंगे 19वें 18वें ओवर में जाके मैच, बड़ा फंसा हुआ मैच जीतेंगे। सो हमारे हिसाब से तो बैटिंग करना ही मुनासिब था, क्योंकि पाकिस्तान का जो कैलिबर है इस वक्त क्रिकेट का, वो कहीं नहीं जाता हुआ दिख रहा मुझे। फिर उसके बाद आपने जब बैटिंग करी ली थी, सो आपका प्लान होना चाहिए था 175 180, वो लगता तब जाके आप मैच के अंदर इन होते। 165 ऑन दिस विकेट विद द ड्यू इन प्ले मुश्किल हो जाता है बॉलर्स के लिए। एंड आपको देखा किस तरीके से हैरी ने बैटिंग की, किस कैलकुलेशन के साथ उसने बैटिंग की। फिर भी आपको क्रेडिट देना पड़ेगा शाहीन शाह अफरीदी को, जो उसने स्ट्राइक्स दी ऊपर अप दी ऑर्डर। एंड यही होता है जब एक बड़े प्लेयर को आप बिठाते हो ना बेंच के ऊपर, तो उसको लगता है यार कि मैं खेलना चाहिए था मुझे ये मैच। और जब वो बेंच पे बैठता है वो सोचता है कि मैंने क्या गलत किया है कि मैं यहाँ पे हूँ। फिर जब वो आता है वो एक अलग फायर के साथ आता है। तो आपको बड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे अगर आपने अपने बड़े प्लेयर से परफॉर्मेंसेस निकलवानी है। अगर आप सारे प्लेयर्स को बिना परफॉर्मेंसेस के टीम के अंदर जगह देते रहेंगे तो यही परफॉर्मेंसेस वो लोग डिलीवर भी करते रहेंगे। फिर एनीवेज, पाकिस्तान की बैटिंग पे बात करूं तो फिर वही साफज़ादा फरहान के अराउंड टीम ने खेला। 63 उसने किया, 37 बॉलों पे 50 किया। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि ये वही बाबर और रिजवान काइंड ऑफ इनिंग्स है, तो उनको थोड़ी क्रिकेटिंग सेंस की ज़रूरत है। और जिस तरीके से आपके जो प्लेयर्स आउट हुए, कप्तान सलमान अली आगा, साइम अयूब जो आउट हुए, फिर उसके बाद बाबर आजम जैसे खेल रहा था उस वक्त उसने उस इनिंग्स को संभाल के रखा। अगर वो आउट हो जाता तो आपकी टीम 130 भी नहीं करती, ये बात तो गारंटी है। और वो खड़ा रहा उस वक्त, सिंगल डबल रोटेशन करता रहा, डॉट्स नहीं खेली उसने स्पेशली। उसके बाद जब मारने का टाइम आया उसने मारी 2-3 हिटें, लेकिन वो टाइम था साफज़ादा फरहान वहाँ पे किक ऑन करता, एक और सेंचुरी ऑन द लाइन थी, वहाँ पे वो बहुत गलत आउट हुआ। उसके आउट होने की वजह से मैं समझता हूँ एटलीस्ट 15 रन शॉर्ट फिनिश किया पाकिस्तान ने। लेकिन वो जो पार्टनरशिप लगी ना बाबर और बाबर एंड फरहान की, वो मेरे ख्याल से एक टर्निंग पॉइंट है इनटू द गेम, क्योंकि 45 बॉलों पर दोनों ने मिलकर 46 रन किए, बाबर आजम 25 ऑफ 24। सो वो पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा हर्ट किया उसने पाकिस्तान को। ना तो रन बने उस दौरान और ना तो कोई बाउंड्री लग रही थी। और आपने अलाउ किया आदिल रशीद को, अलाउ किया आपने उसको बॉल करने के लिए, डॉसन के ओवर निकलवाया उस वक्त उन लोगों ने। सो वो जो एक फेज था वहाँ पे पाकिस्तान को थोड़ा सा अटैकिंग अप्रोच के साथ जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे 180 बनना ही बनना था अगर आपने मैच जीतना था। बट अनफॉर्चुनेटली वो थोड़ा सा स्लो गया। उसके बाद तेज़ करने की कोशिश के अंदर बाबर आजम भी आउट हुए। बाबर आजम का काम ही नहीं है तेज़ करना, जब भी तेज़ करने की बारी आएगी ही विल थ्रो हिज विकेट अवे। अब तो यही हो गया, पहले तो चलें फिर रन कर देते थे, कवर कर देते थे, बट अब वो कवर वाली एबिलिटी भी रही नहीं है। बाबर के ऊपर बात करना मैं नहीं समझता मुनासिब है, क्योंकि बहुत मैचेस हो गए बात करते हुए, अब तो खुद भी शर्म आती है, दुख होता है। सो
लेट इट बी। फिर फ़खर जमान, जब उनका भी कन्वर्ट करने का टाइम था, बड़ा स्कोर करने का टाइम था, वो भी आउट हो गया अगेंस्ट आदिल रशीद। हालांकि एक छक्का मारा था, देन अगेन एक ही शॉट वो ट्राई करता रहता है, स्लॉक स्वीप, वो लग जाए तो ठीक है, वरना बॉल तारा होती है हमेशा ही। एंड इसी तरीके से फ़खर ने आउट हुआ है आखिरी 2 से 3 सालों में, आप देखें वो एक बड़ी क्रूशल विकेट। फिर उसके बाद शादाब ने एक सही कैमियो खेला, एंड उसी कैमियो की वजह से वो अगला मैच भी आपको खेलते हुए देखेंगे। भले वो अपने जो मेन रोल है उसके अंदर जो भी करे उसका मसला नहीं है, क्योंकि वो बैटिंग करता है उसकी वो चीज़ छुप जाती है। सेम गोज फॉर साइम अय्यूब, क्योंकि वो बॉलिंग कर लेता है थोड़ी सी, उसकी वो चीज़ छुप जाती है। अगर वो बॉलिंग के लिए खेल रहा है तो ओपन क्यों करवा रहे हो उससे? इससे अच्छा ओपन आप फ़खर से करवा दो या बाबर से ही करवा दो ओपन, अगर साइम ने नहीं करनी है, साइम ने स्कोर नहीं करना है तो। समझ से बाहर है। जो बॉलर्स हैं वो बैटिंग करने के लिए खेल रहे हैं, जो बैटर्स हैं, जो ओपनर हैं आपके, वो एज अ पार्ट टाइम बॉलर खेल रहे हैं। मेरी तो बिल्कुल समझ से ही बाहर है। सिवाय उस्मान तारिक के बॉल किसने किया अच्छा आपके स्पिनर्स में से? किसी ने भी नहीं। ना तो किसी ने प्रेशर क्रिएट किया, ना तो किसी ने आउट किया। दूसरी एंड से उस्मान तारिक 5-5 4-4 रन के ओवर कर रहा था, वहां से दूसरी तरफ से रन लीक हो रहे थे। सो एट दी एंड पाकिस्तान मैनेज 164। नवाज की बैटिंग, मतलब मुझे समझ नहीं आता T20 इवेंट्स के अंदर नवाज की बैटिंग को क्या हो जाता है, नवाज की परफॉर्मेंसेस को बड़े इवेंट्स के अंदर क्या हो जाता है। बायलैटरल्स के अंदर नवाज मतलब ऐसा होता है कि वो बैटिंग भी करेगा, बॉलिंग भी करेगा, फील्डिंग भी करेगा, हर कुछ कर देगा। लेकिन जब आपके पास बड़े मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स की बारी आती है, नवाज के बल्ले से ना रन निकलते हैं ना बॉल निकलती है हाथों से। सो आई डोंट नो क्या इशू है नवाज के साथ, प्रेशर एब्जॉर्ब करना नहीं आ रहा, मसला क्या हो रहा है ये चीज़ किसी को भी नहीं पता। इसकी वजह से आपने आखिरी 3 ओवर्स में सिर्फ 24 रन किए। आखिरी 3 ओवर्स होते हैं वो ओवर्स जहाँ पे आप कैश इन करते हो, एटलीस्ट 35-40 रन आप करते हो। एंड वहाँ पे अगर 35-40 पाकिस्तान करता तो 180 फिनिश करता पाकिस्तान, दैट वुड हैव बीन अ विनिंग टारगेट। और एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है जब आप 175 क्रॉस करते हो, वो 165, फिर आप एक सेफ माइंड में आ जाते हो एज अ चेजिंग टीम, यार 165 हमारी रेंज के अंदर है। वो जब 180 तक जाता है, 175 तक जाता है, तब थोड़ी वनरेबिलिटी आती है इन द माइंड। उसके बाद बॉलिंग की बात करूँ, शाहीन की बात कर चुका हूँ, बड़ा अच्छा स्पेल उन्होंने किया आज के दिन। और आपने देखा होगा कि आगे नहीं घुसे, मतलब जिस तरीके से शाहीन घुसने की कोशिश करता है, यॉर्कर वो फुल लेंथ जाने की कोशिश करता है, वो बिल्कुल नहीं किया। आया हार्ड लेंथ को हिट किया, वहाँ से थोड़ी पोजीशन, सीम की पोजीशन अच्छी रखी, मूवमेंट एक्स्ट्रा की, एंड वहाँ से आउट किया बटलर को भी, एंड सॉल्ट को भी, एंड बेथल को भी। सो अच्छी वेरिएशंस के साथ अच्छी लाइन और पट्टे पे बॉलिंग करते हुए शाहीन ने अपने पहले 3 ओवर किए। लेकिन आखिरी में मसला वही आया आपके साथ कि आपका जो आखिरी ओवर था उसके अंदर आपने 17 रन कंसीड किए, जो कि आपका शुरू से ही मसला रहा है डेथ बॉलिंग का। सो डेथ बॉलिंग अभी भी इंप्रूव नहीं हुई है शाहीन अफरीदी की। एंड मेरी तो समझ से बाहर है, जो ये फास्ट बॉलर्स हैं इनके पास यॉर्कर नहीं है या इनको करनी नहीं आती, ये बिल्कुल समझ से बाहर है। क्योंकि आधी आधी विकेट हट के वो शॉट खेल रहा था हैरी ब्रूक्स एज वेल एज विल जैक्स। एक यॉर्कर ना तो सलमान मिर्जा ने ट्राई किया, ना तो शाहीन अफरीदी ने ट्राई किया। एक यॉर्कर मारा शाहीन ने, वो भी आखिरी बॉल पे, ही गॉट द विकेट ऑफ हैरी ब्रूक्स। लेकिन उससे पहले ना तो कोई यॉर्कर हमें दिखा, ना तो कोई आपको पक्का मतलब वाइड यॉर्कर दिखा। आपको दिखा क्या? इनटू द विकेट कटर, सामने कटर, यहाँ कटर, वहाँ कटर। तो करते रहो कटर फिर। जब आपकी स्लो बॉल पे इतनी रिलायंस है तो फिर आप करते ना फिर स्लो बॉल्स। विकेट आपको हमेशा ही यॉर्कर या तेज बॉलिंग ही दिलवाएगी। कटर्स हाँ, बैट्समैन को अगर आपने रिसीव कर लिया देन देयर इज अ फेयर चांस ऑफ द विकेट। लेकिन जब वो बैट्समैन हाथ से रीड कर रहा होता है तो उसके लिए आसानी है। एंड हैरी ब्रूक्स फॉर रीडिंग फ्रॉम दी हैंड, जिस तरीके से उसने बैटिंग की है। सलमान मिर्जा जोफ्रा आर्चर खेल रहा है, 3 रन चाहिए, अंदर बॉल ही नहीं किया, आधी विकेट पे पटक दिया। ये पता नहीं क्रिकेट अवेयरनेस कहाँ है, यॉर्कर कब लगेगी? यॉर्कर लगती ही नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी ने एक मारी, उसके ऊपर विकेट निकली। इसके अलावा आप पूरा मैच देख लें, एक यॉर्कर नहीं है। हालांकि वो हट हट के शॉट्स मार रहे थे, रूम बना रहे थे, और रूम बनाते वक्त अगर आप परफेक्ट यॉर्कर मारें देन बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सो पता नहीं कहाँ है गेम अवेयरनेस हमारे बॉलर्स की। स्पिनर्स की मैं बात कर चुका हूँ, एक स्पिनर से भी आप कोई उम्मीद नहीं लगा सकते हैं अपार्ट फ्रॉम उस्मान तारिक। ही गॉट 2 क्रूशल विकेट्स, लेकिन उसके बाद जब उसने 2 आउट कर लिए, उसके बाद इंग्लैंड ने सोचा कि इसके ओवर्स आप निकालो जैसे जैसे करके, उसके बाद हम दूसरा एंड से बना ही देंगे। दूसरा एंड के तो बॉलर ऐसी है फुद्दू, वो तो खा लेंगे रन, इसके निकालो किसी तरीके से। एंड उसके निकालने के चक्कर में उसने भी आखिरी ओवर में 15 रन दे दिए। एक तो एज लग के निकल गया, एक गंदा बॉल था, छक्का मारा विल जैक्स ने वहाँ पे। सो वो एक पॉइंट था, अगर उस्मान वहाँ पे आउट करता तो शायद आपके पास मैच आ जाता। लेकिन वो उसी ओवर में हमारे साथ उल्टा हो गया कि 15 रन हो गए उस ओवर से। एंड देन पाकिस्तान की जो बॉडी लैंग्वेज थी, मैं नहीं समझता कि वो कोई बॉडी लैंग्वेज जीतने वाली थी। जैसे ही आपको रन्स पड़ना शुरू हुए, कैप्टन के शोल्डर यू डाउन, तो कोई फील्डरों की आवाज़ नहीं है, उस्मान अकेला चलाया जा रहा है बेचारा कीपर, उसके अलावा तो और कोई भी नहीं था, ना तो फील्ड में कोई एनर्जी दिख रही थी। हालांकि जब ब्रूक्स आउट हुआ तो 10 रन रहते थे, 3 विकेट्स 4 विकेट्स की बात थी। क्या वसीम, वकार, अब्दुल रज़ाक, इन लोगों ने ऐसे मैचेस नहीं जितवाए बिल्कुल। लेकिन फिर जो फील्डर्स होते थे उनकी बॉडी लैंग्वेज, एनर्जी भी ऊपर रहती थी। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। अगर सलमान मिर्जा विल जैक्स को उस ओवर में आउट करता तो क्या मैच नहीं फंस सकता था? बिल्कुल फंस सकता था। नवाज ने भी तो आगे आउट किया और फंसा ना मैच, तो फंस सकता था मैच। लेकिन अगर आप ऐसा सोचो पॉजिटिवली तब जाके कुछ होगा ना। आपकी जो दिमाग है वो हार की तरफ चला गया था। एंड
अब जो आप मैच हारे हो इसकी वजह से हुआ ये है कि अब आप रिलायंट हो, जैसे मैंने कल बात की थी, अगर पाकिस्तान आज का मैच हारता है बहुत बुरी तरीके से रिलाई करेगा आप पाकिस्तान। कल का मैच देखो आप बैठ के, अगर श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा देता है देन वेल एंड गुड, अगर न्यूजीलैंड हार जाता है तो वो कैंडी में एक आपका फिर कॉम्प्लीमेंट्री मैच ही होगा, क्योंकि इंग्लैंड क्योंकि अब क्वालिफाई कर चुका है तो वो सुपर 4 के अंदर अपनी पूरी टीम नहीं खिलाएंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। वो हाफ स्ट्रेंथ टीम के साथ जाएंगे, ट्राई एंड टेस्ट करेंगे, देखेंगे अगर जीत पाएंगे तो जीत जाएंगे, वरना अब उनका कोई लेना देना नहीं है जीत या हार से, वो क्वालिफाई कर चुके हैं। अब श्रीलंका वाला कल का गेम है, वो देखना पड़ेगा कैसा खेलता है श्रीलंका अगेंस्ट न्यूजीलैंड। अगर तो वो हराता है देन पाकिस्तान का एक चांस है आउटसाइड कि पाकिस्तान को फिर इक्वेशन पता होगी। अगर न्यूजीलैंड दोनों से ही हार जाता है देन तो सिंपल है, या श्रीलंका या पाकिस्तान जाएगा, अगर तो कोई भी मैच जीत जाए वो वाला। लेकिन अगर न्यूजीलैंड दो में से एक मैच भी हार जाता है या तो फिर पाकिस्तान या श्रीलंका के पास एक सिनेरियो होगा जिसके बाद आप मैच हराओगे, एंड आपका जो रन रेट है वो इतना नहीं बिगड़ा है, -0.46 हुआ है तो कंट्रोलेबल है आपका रन रेट। तो वो चीज़ देखनी पड़ेगी, कल का मैच क्रूशल है। लेकिन इस परफॉर्मेंस के साथ आगे जाना हम डिज़र्व नहीं करते हैं, हम अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, दैट इज़ फॉर श्योर। बैटिंग में एक ही बंदा है जो रन्स करता है, वो साबज़दा फरहान है, उसके अलावा कोई और रन्स ही नहीं करता है। सो इस तरीके से हम ना तो आगे जा सकते हैं, और अगर आगे जाएंगे भी तो बड़ी जलालत के साथ वापस आएंगे। जो भी आपके सामने आ गया, भले वो साउथ अफ्रीका हुआ, भले वो वेस्ट इंडीज़ हुआ, भले वो इंडिया हुआ, इंडिया के सामने तो आपने देख लिया आपका क्या हाल है। सो लेट्स सी क्या होता है। अगेन डिपेंडेंसी है दूसरी टीम्स के ऊपर, कुछ अगर चल गया काम तो हो जाएगा, वरना फिर ये टीम वापस आ रही है, फिर ये आगे यही लड़के PSL खेलेंगे, PSL में हीरोज़ बन जाएंगे। ये अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।